हाय गाइस, इट्स विवेक दशोरा अगेन विद यू। और हम इस पार्ट में बात करने जा रहे हैं हमारे बजट के पार्ट सेकंड वीडियो की, जो कि हमने दो वीडियो हम बना रहे हैं बजट के, जिसमें हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि बजट में कौन सी चीज रिलेवेंट है, कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट है और किस पार्ट को, किन कीवर्ड्स को आप किस तरह से मेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन से पार्ट्स आपको प्रीलिम्स के लिए मगअप करने हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज आवर प्रोग्राम सिक्योर RS-23 नाम से। हमारा एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आपको इसी तरह के 53 टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज होती है, उसके दिए गए हैं। ऑल्टरनेट टेस्ट उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि एक टेस्ट आपका जीएस का है, सेकंड टेस्ट आपका हिंदी इंग्लिश पेपर फोर्थ वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फाइनल सिलेक्शन में स्टेट पीसीएस राजस्थान के लिए, उसमें है। इन सभी टेस्ट के आपको एक्सप्लेनेशंस इसी तरह के वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, जैसे कि अगर कहीं डिस्कस आया है तो डिस्कस में क्या लिखना था, एनालाइज आया है तो एनालाइज में क्या लिखना था, कमेंट आया है तो कमेंट में क्या लिखना था, क्रिटिकली एनालाइज आया है उनको किस तरह से ट्रीट करना था, क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड क्या थी, किस स्टेप्स में लिखा जाना था, वो सारी बातें हम इस अप्रोच में करते हैं। और आपके होलिस्टिक 400 प्लस टॉपिक्स, जो कि आरएस मेंस के टॉपिक्स हैं, उनको हम इसमें कवर करते हैं क्वेश्चन आंसर की अप्रोच से। एंड द फीस इज वेरी मच अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट्स, दैट इज 1000 रुपीज ओनली। सो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे नीचे दिए गए इसमें नंबर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप हमारे टीम मेंबर से संपर्क करके इसमें ऐड हो सकते हैं। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द RS-2021, देयर इज नो फ्लैग क्लेम। और हमारे स्कोर मैक्सिमाइजर प्रोग्राम, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो कि 2021 के मेंस के लिए हमने चलाया था, उसमें, और मीमांसा, जो कि डेली ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम था, उससे हमारे स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे सिलेक्शन रहे हैं। 50 प्लस सिलेक्शंस हमारे यहाँ से रहे हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर आवर प्रोग्राम। चलिए, सो नाउ वी हैव टू जंप टू द बजट टॉपिक। बजट 2024 की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह का वीडियो हम जब राजस्थान बजट और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे आ चुके होंगे तब उसको भी कवर करने के लिए बनाएंगे। सो दिस इज द की फीचर्स ऑफ द बजट 2024-25। एज माई अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट वीडियो में हम नारी शक्ति तक का जो टॉपिक था, इस टॉपिक को हम कवर कर चुके थे। यहां तक का टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए, इन वीडियोस को आराम से तसल्ली से सुनना, लर्न करने की कोशिश करना। जल्दबाजी में अगर आप इसको रील की तरह स्क्रॉल कर रहे हैं और इसको बार बार अगर आप निकाल देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जब हम पढ़ेंगे, वैसा टाइम कभी नहीं आएगा। आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मूड होगा, बहुत अच्छा दिमाग काम कर रहा होगा, उस टाइम पर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। सो जस्ट लर्न इट। जितना याद रहता है फिर हम इसको वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं, मतलब कि इस वीडियो को हम फिर बाद में भी देख सकते हैं, बट जस्ट ट्राई टू फोकस एंड ट्राई टू लर्न इट। ओके, पार्ट वन में हमने देखा था, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, जिसमें सरकार ने पिछले साल जो बजट दिया, उस बजट का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ और उसके अचीवमेंट्स क्या रहे, उनके बारे में बात की जाती है। वो भी इस बार नहीं प्रोवाइड किया गया है, उसके रीजंस भी हमने पार्ट वन में डिस्कस किए हैं। तो जो पार्ट वन हमने डिस्कस किया था बजट का, इसी सेगमेंट का, उस वीडियो में ये बातें थी कि अभी तक के अचीवमेंट्स क्या है। जो मैंने आपको बताया भी था कि इकोनॉमिक सर्वे का कुछ एस्पेक्ट इस बजट में कवर कर दिया गया है। जो अचीवमेंट्स वाली बातें हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे को डेटा प्रोवाइड करता है साल भर का, वो इसमें डिस्कस कर दिया गया है। अब बात ये आती है, मतलब हम क्या कर चुके, किस सेक्टर में कितना पैसा अलॉट कर चुके और उससे क्या अचीवमेंट्स हो चुके, वो हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पार्ट वन में। इस बजट ने इटसेल्फ इसको डिस्कस किया है। द सेकेंड पार्ट इज फोकस एरियाज। अब ये इस बात पे बात करता है कि अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को? सो दिस इज कोल्ड पेज नंबर 5, जो की हाइलाइट्स हैं बजट के, उसके। दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर द अमृतकाल।
ठीक है, अमृतकाल की स्ट्रेटजी को इसमें डिफाइन किया गया है। इनको इन्होंने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाते हैं, जिसमें कि पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड फिफ्थ है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और रेजिलिएंट ग्रोथ किस तरह से हुई है और क्या उसके डेटा है, उस पर इन्होंने बात करी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070। ये एनवायरमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट या एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स में आप लोग देख चुके होंगे। नेट जीरो का मतलब हमारा जो एमिशन है, एमिशन इंटेंसिटी। एमिशन इंटेंसिटी का मतलब हम जो भी एनर्जी गेन कर रहे हैं या जो कार्बन उत्सर्जन है भारत का, कार्बन उत्सर्जन का मतलब कि हम कोयला जलाकर थर्मल पावर को अचीव कर रहे हैं, मान लीजिए, मतलब थर्मल पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी को अचीव कर रहे हैं। एक तरफ हम सड़कों पर ये बोलते हैं कि फॉसिल फ्यूल से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक जितने व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ईवी से रिप्लेस कर देंगे। उसके लिए हमने टारगेट रखा है 2030, 2030 को। इसी तरह से जितने भी तरह के हमारे यहाँ से नेट इमिशन हो रहा है, कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है, उसको हम 2070 तक नेट जीरो कर देंगे। दिस इज आवर प्लेज। भारत ने इसको संकल्पित किया है। कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो होने तक के लिए हम क्या करने वाले हैं और कैसे स्ट्रेटजी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बात करी है। द फर्स्ट पॉइंट डिस्कसेस अबाउट द वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये होता है फॉर द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, देखिए, नेट जीरो होना है। नेट जीरो होने का मतलब ये होता है ना कि हम किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन उत्सर्जन जब नहीं कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट सोर्सेज पे बात करेंगे कि ऑल्टरनेट सोर्सेज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के या ऊर्जा के। तो एनर्जी के जो ऑल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें हम विंड एनर्जी की इसमें फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं। तो विंड एनर्जी के लिए हम वायबल गैप फंडिंग करेंगे। वायबल गैप फंडिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक पवन चक्की लगाई गई। पवन चक्की आपने देखा होगा कई बार, अगर आप कुछ रूट्स पर अगर आप जाते हैं, स्पेशली जब राजस्थान से एमपी की तरफ जाते हैं, तो वहां पर रोड साइड में आप देखेंगे कि कई सारे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। अब वायबिलिटी क्या होती है किसी चीज की, कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी 5 पवन चक्कियां लगाना आइडेंटिफाई किया गया। अब जब ऐसे जिलों में 5 चक्कियां लगाने को आइडेंटिफाई किया गया और उससे उत्पादित होने वाली एनर्जी क्या हमारे को वो रिटर्न वापस प्रोवाइड कर रही है, क्या हमारे को वो पैसे दे रही है जितना हम पैसा लगा रहे हैं, और उसके अलावा उसमें लगने वाले कर्मचारी, उसमें लगने वाला इन्वेस्टमेंट, जितना सब कुछ है, क्या वो सारा खर्चा निकल रहा है, उसको बोलते हैं वायबिलिटी, मतलब धारणीयता। उसको धारण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इन सिचुएशंस में जब ऐसी स्थितियां आती है कि अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट जो हमें चलाना है, इस तरह का संकल्प जो हमें पूरा करना है, परंतु उसकी वायबिलिटी नहीं है, मतलब फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रोंग नहीं है या अर्न करके नहीं दे रहा है कि उससे ऑलमोस्ट अच्छी अर्निंग हो सके, तो वहां पर सरकार अपनी तरफ से इन्वेस्ट करती है। क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे सिर्फ आपको जो डायरेक्ट इनकम हो रही है उसके अलावा जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उनको देखा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द वायबल गैप फंडिंग। तो अगर विंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हम ला रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने में हमारा फाइनेंस कम पड़ रहा है, तो वहां पर सरकार वायबल गैप फंडिंग करेगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी। कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन की कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन टारगेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी, पीएनजी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। देखिए, ब्लेंडिंग, मैंडेटरी ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम ऑयल की बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात करते हैं या डीजल की बात करते हैं, तो डीजल में कितना परसेंट बायोफ्यूल इन्वॉल्व होना चाहिए।
जैसे कि हमने अगर 100 रुपए का तेल डलवाया तो 100 रुपए के तेल में कम से कम 6%, 7%, 10%, 20%, 25% तक बायोफ्यूल मिला हुआ होना चाहिए। इसको हम धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड द फेज्ड मैनर। तो फेज्ड मैनर में सीएनजी, पीएनजी और कंप्रेस्ड बायोगैस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। किसके लिए? अगेन फिर बता रहा हूं, नेट जीरो करना है 2070 तक के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी, जो बायोमास के एग्रीगेशन के लिए जो मशीनरी है, उस मशीनरी को परचेज करने के लिए भी सरकार के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सो दिस इज अ नेट जीरो टारगेट 2070। उसके लिए हम तीन चीजें यहाँ पर बात कर रहे हैं। वायबल गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी, दूसरा मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी पीएनजी, और फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू मशीनरीज। ये तीन चीजें याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं रूफटॉप सोलराइजेशन। 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी एनेबल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 300 यूनिट फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि राजस्थान में 200 यूनिट तक की बिजली को फ्री किया जा रहा है सरकार के द्वारा। या दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट में भी जो फ्री बीज है, जिसको हम रेवड़ी बोलते हैं या फ्री बीज की जो पॉलिटिक्स बोला जाता है, तो उसमें सरकार ऐसी कई चीजों को फ्री दे रही होती है कि इतने यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी सभी को माफ है, उसका बिल नहीं आएगा। उसी चीज को आगे ज्यादा बेटर वे में रियलाइज करते हुए, रियलाइज करने का मतलब कि हम उसको सस्टेनेबल बना रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, आपका अधिकार है, पर नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट और नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द पॉकेट ऑफ आर एक्सचेकर। मतलब हमारे राजकोष में से वो पैसा जाए और पब्लिक को फ्री बांटा जाए, इसकी जगह हम उनको फ्री की चीज अवेलेबल कराएंगे, पर उनको हम इंडिपेंडेंट बना देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे। आत्मनिर्भर कैसे? कि आपकी छत पर ही आपके सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे, जिनसे आपको लगभग 300 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिले। दिस इज आवर प्लान फॉर द रूफटॉप सोलराइजेशन। नेक्स्ट इज अडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यस, दिल्ली में अगर आप देखें तो लगभग ई बसेस वहां पर अडॉप्ट कर ली गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो सरकारी बसेस जितनी चलती हैं उनमें। स्ट्रेंथनिंग ई व्हीकल इकोसिस्टम बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग। यस, ई व्हीकल्स हमारे यहाँ पर सड़कों पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा। अगर किसी फोर व्हीलर को देखा जाए, टू व्हीलर में तो स्कूटर्स वगैरह और ये सारी चीजें आप आ ही गए हैं। इसके अलावा अगर फोर व्हीलर को देखा जाए या कार के सेगमेंट में बात की जाए तो नेक्सन इज द सबसे ज्यादा दिखने वाली ऐसा ई व्हीकल है। या अगर आप देखेंगे तो ग्रीन नंबर प्लेट वाले जितने भी व्हीकल्स हैं वो सभी ई व्हीकल हैं। इनके लिए हमारे को एक इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जैसे आज मैं अगर अपना व्हीकल लेकर जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे 2 या 3 कस्टमर मेरे आगे होंगे। दिस इज वेरी नॉर्मल इन इंडिया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है। सो उन 2-3 व्हीकल के जस्ट बाद में जब मेरा नंबर आता है, तो जैसे मैंने पैसे दिए वो मेरे को 1 या 2 मिनट में मेरा जितना फ्यूल रिफ्यूलिंग करनी है वो रिफ्यूलिंग हो जाती है। क्या यही सेम सिस्टम हमारे यहाँ पर ईवी में अवेलेबल है? इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जो है उनमें अवेलेबल है। मतलब ये कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक ऐसे पेट्रोल पंप पे गए जो ईवीज को रिचार्ज करता है, वहां जाते ही पहले क्या वो इतनी देर में वापस से रिफ्यूल हो सकता है? रिफ्यूलिंग का मतलब समझते हैं ना? ऐसा नहीं हो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 1 या 2 घंटे के लिए या शाम को 6-6 घंटे के लिए चार्ज पे लगाया, तब जाकर वो रिफ्यूल हो रहा है, उसके बाद वो 100 या 150 किलोमीटर चल रहा है, फिर नहीं चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। सो जो ई व्हीकल का इकोसिस्टम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक तो उनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा, और मेन चीज है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी चार्जिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। गेटिंग दिस? चलिए, न्यू स्कीम फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फंडरी टू बी लॉन्च्ड टू सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि इस तरह के बायोमास को यूज करके, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा जेट्रोफा, जेट्रोफा के पौधे से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करके और उनसे किस तरह से एनर्जी को बनाया जा सकता है, वो बायो मैन्युफैक्चरिंग है। उसके लिए एक नई स्कीम लाई जाएगी। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये सारी अब घोषणाएं हैं। पहले वाले पार्ट में हम इस चीज को बात कर चुके हैं कि हम क्या कर चुके, पिछले साल में या पिछले 2-3 सालों में आप क्या क्या अचीवमेंट कर चुके। इस वाले पार्ट में स्ट्रेटजी फॉर अमृत काल,
में इन 5 भागों में इसी पर बात की जा रही है कि अब क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है या जहाँ कहीं क्वेश्चन में इसी बात को पूछा जाता है कि व्हाट इज इंडियाज प्लेज या व्हाट इज द इंडियाज टारगेट या व्हाट इज द इंडियाज स्टेप्स टुवर्ड्स द नेट जीरो 2070, वहां पर आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है, मगअप करके इन्हीं को लिखना है। ओके, इसके साथ में बताया है कि हम यहाँ पर PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें कि गैस के कनेक्शन फ्री दिए जाते हैं। याद रखना, इसमें कनेक्शन फ्री दिए जाते हैं। ये कई बार प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में भी गलत हो जाता है कि उसमें जो आपकी रिफ्यूलिंग है वो फ्री नहीं है सिलेंडर की। तो उज्ज्वला योजना के तहत जो कनेक्शंस दिए गए हैं वो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन अभी तक हम प्रोवाइड कर चुके हैं। एलईडी बल्ब्स और एलईडी ट्यूब लाइट्स, फैंस वगैरह की बात करें तो उजाला स्कीम के अंतर्गत लगभग 37 करोड़ ये हैं, और एलईडी ट्यूबलाइट्स की बात करें तो लगभग 72 लाख ट्यूबलाइट्स यहाँ पर प्रोवाइड की जा चुकी है, और 1.5 करोड़ के लगभग स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहां पर भी एलईडी लगाई जा चुकी है। बिल्कुल ये रियलाइज्ड चीज है। हम देख सकते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में या आसपास में अगर आप रात में कभी निकलते हैं और आप अगर देखते हैं तो लगभग वैसी जो पीली लाइट पहले हुआ करती थी वो नहीं होकर अब एलईडी लाइट्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल होती है। So those are the another thing or the another aspects for our net zero target. ठीक है, परसेंट इंक्रीज इन द नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट होने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो रही थी, और आज के 10 या 12 साल पहले, 15 साल पहले जब हम पढ़ते थे और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही थी मार्केट में, तब हम ये पढ़ा करते थे कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी है टोटल, वो इलेक्ट्रिसिटी ही कोयले से जनरेट होती है, और उसका 80% से ज्यादा भाग हम कोयला जलाकर ही बनाते हैं। मतलब ये कि अब हम अगर ज्यादा समझदारी में ये बात करते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज करते हुए मैं अपने आप में ये खुश हो रहा हूँ कि मैंने किसी तरह का फॉसिल फ्यूल नहीं जलाया और कार्बन उत्सर्जन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी से पोल्यूशन नहीं होता है और मैंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज किया है जो पोल्यूशन फ्री है। ये मेरा अपना मानना है। पर अगर 80 से 90% इलेक्ट्रिसिटी ही मेरी कोयला जलाकर आ रही है, तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी गेन कर रहा हूँ वो ऑलरेडी वो इमिशन कर चुकी है। ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिसिटी उतना उत्सर्जन करके ही हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। ये एक बड़ा नेगेटिव साउंड करता था, या एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती थी। उस चीज से पार पाते हुए अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब जो फॉसिल फ्यूल का मतलब आप समझते होंगे, जो पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह है, उससे बनाई हुई जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी अब इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे यहाँ पर कितनी हो गई है, तो लगभग ये 43% के लगभग हम नवंबर 2019 में अचीव कर चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब भारत में जो जितनी हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है उसका लगभग आधा भाग वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से गेन कर रहे हैं। ये एक अच्छा फैक्ट है जिसको आप मेंस में यूज करके भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, इससे पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि अगर नेट जीरो 2070 की बात आती है, कोशिश करना इसको एक ही बार में हम मगअप करें, या इन पॉइंट्स को हम एक ही बार में याद रख सकें, ताकि एज इट इज ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आते हैं तो भी काम में ले सकें, और मेंस में हमें लिखना होता है तब भी हम इसको इम्पोर्टेंस को एक साथ शो कर सकें। फर्स्ट इज विंड एनर्जी, दैट इज द वायबल गैप फंडिंग हम उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। कोल गैसिफिकेशन, ब्लेंडिंग ऑफ CNG PNG, प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरीज, ई बसेस, ई व्हीकल का इकोसिस्टम, 10 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन उजाला योजना में LED बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, फैंस, रूफ टॉप सोलराइजेशन ऑफ 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ फैमिलीज या हाउस होल्ड्स,
स्ट्रीट लाइट एलईडी इंस्टॉलेशन और 43.9% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। देखिए एग्जैक्टली कई बार ऐसा होता है कि हमारे को परसेंटेज याद नहीं रहता, तो वहां पर आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि लगभग आधा, अबाउट हाफ ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन इज फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इन फैक्ट्स को इस तरह से भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये वो था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज थी। अब हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की। अमृतकाल की ये स्ट्रेटजीज वो है कि हम क्या करने वाले हैं, आगे का प्लान क्या है। फर्स्ट इज 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम अंडर द पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2021 में स्टार्ट की गई परियोजना है। इस परियोजना का मेन जो बेस है वो है कीन्सियन इकोनॉमी। कीन्सियन इकोनॉमी, जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में आपने सुना होगा। उससे पहले आपने नाम सुना होगा फादर ऑफ इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमी कौन हुआ करते थे, इस चीज को नेट पर सर्च करना, ये आपका होमवर्क है। फादर ऑफ इकोनॉमी ने ये कहा था कि देयर इज एन इनविजिबल हैंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पूरी इकोनॉमी में एक अदृश्य हाथ होता है जो डिमांड और सप्लाई है, और डिमांड और सप्लाई ही पूरे मार्केट को, पूरी इकोनॉमी को रन करता है। जिस चीज की डिमांड होगी और उसकी सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, इसके बेसिस पर उसकी रेट्स डिफाइन होगी। किसी भी चीज की रेट कम या ज्यादा डिमांड और उसकी सप्लाई की या फिर उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। ये फादर ऑफ इकोनॉमी ने कहा था। इसके साथ में उन सेक्टर्स में ऑटोमेटिक पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होने लगेगा, या ऑटोमेटिक उस सेक्टर्स में पैसा आने लगेगा जिनकी डिमांड होगी। और जैसे जैसे डिमांड होती जाएगी ऑटोमेटिक रोजगार जनरेट होते जाएंगे उन्हीं क्षेत्रों के, और उन्हीं क्षेत्रों को लेकर ऑटोमेटिक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। रोजगार जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो लोगों के हाथ में पैसा जाने लगेगा। ये कहा था फादर ऑफ इकोनॉमी ने। मैं बताऊंगा नहीं, बिल्कुल आई एम कमिटेड। ये आपका होमवर्क है, आपको देखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि इस सारी सिचुएशन के साथ में एक और चीज निकल कर आती है, वो ये थी कि यस, जितना पैसा है, जितनी फंडिंग है, वो ऐसे सभी क्षेत्रों में जा रहा है। पर ऐसे सभी क्षेत्रों में ऑटोमेटिक जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है या जो भी फंडिंग है, जो भी पैसा वहां पर पहुंच रहा है, वो कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि वो एकदम से स्ट्रक डाउन हो जाता है, रुक जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कोरोना। कोरोना के टाइम पर सिचुएशन ये हो गई थी कि लगभग सब तरफ लॉकडाउन है, और लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि जान बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट हो, एंजॉयमेंट हो, आपकी लग्जरी है, घूमना फिरना है, काम करना है, वो सारी चीजें बाद में है। पहले ये है कि आपकी जान बच जाए। उसने चीजों को इस तरह से शिफ्ट किया, इस तरह से सारे मामलों को या सारे जितने भी अफेयर्स हैं उनको इस तरह से शिफ्ट कर दिया कि मैक्सिमम चीजें वर्क फ्रॉम होम के मोड पर आ गई। अगर असेंशियल सर्विसेज आप देखें, मेडिकल है, पुलिस है, प्रशासन है, इसके अलावा और देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन है, तो लगभग सभी चीजें वर्क फ्रॉम होम मोड पे आ गई थी। और चीजें ये हो गई कि लोग नया कपड़ा खरीदने से पहले भी सोचने लगे, कुछ खाने पीने की नई चीज परचेज करने से पहले भी सोचने लगे। हेल्थ को लेकर अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को एक घबराहट होने लग गई कि हम अनहेल्दी नहीं खा रहे हो। तो इस सिचुएशन में कि जब आदमी एक नई टी शर्ट परचेज करने से पहले भी अगर 10 बार सोच रहा है, या वो परचेज ही नहीं करना चाहता, उसे लगता है कि मेरी आने वाले 6 महीने सिर्फ घर में मेरे लोअर में और टी शर्ट में निकल जाने वाले हैं, और इसके अलावा मुझे नए कपड़े नहीं परचेज करने। ऐसी सारी सिचुएशन ओवरऑल सभी पब्लिक की डिमांड जब हो गई, तो जो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, जो डिमांड से चलने वाली इकोनॉमी है, वो एकदम से रुक जाती है। डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी के रुक जाने की वजह से ये होता है कि मार्केट में पैसा आना बंद हो जाता है, पब्लिक स्पेंडिंग खत्म हो जाती है। जब पब्लिक स्पेंडिंग खत्म हो गई तो लगभग बहुत सारा मासेस का रोजगार इससे प्रभावित हुआ। जब मासेस का रोजगार प्रभावित हो रहा है, तब डिमांड और सप्लाई वाला जो अदृश्य हाथ है, जो इनविजिबल हैंड है, वो कहाँ गया। अब इकोनॉमी का जो साइकिल है, एक तरफ डिमांड है, दूसरी तरफ सप्लाई है, ये इकोनॉमी का साइकिल घूमेगा कैसे, ये चक्र चलेगा कैसे। तब निकल कर आते हैं एक और नए आधुनिक काल के इकोनॉमिस्ट, उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स।
कीन्सियन इकोनॉमी। उन्होंने ये बोला था कि ऐसा कभी भी समय आता है जब आपके यहाँ पर रिसेशन है, सडनली कोई पेंडेमिक आ गया, ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि जब इन्वेस्टर्स का जो भाव है या इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो खराब हो जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा मार्केट में, कोई भी नया रोजगार नहीं चलेगा, कोई भी नया बिजनेस नहीं आएगा। ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि सरकार के द्वारा इन्वेस्ट करके, सरकार के द्वारा जो वेरियस सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करके और इकोनॉमी को किक स्टार्ट किया जाए। मतलब गवर्नमेंट खुद पैसा डाले। जब गवर्नमेंट पैसा डाल रही है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट चला है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वेरियस सेक्टर्स में हर घर के लिए, हर बेनिफिशियरी के लिए एक एक मकान बनने का पैसा अलॉट हो रहा है। तो वहां से वेरियस सेक्टर की घर बनने में कितने सेक्टर जुड़े हुए हैं, चाहे सरिया है, कंक्रीट है, सीमेंट है, लेबर सेक्टर है, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। तो उन सभी सेक्टर्स में धीरे धीरे पैसा पहुंचेगा, तो ये पुश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और वो इकोनॉमी वापस से रन करने लगती है। दिस इज कॉल्ड द कीन्सियन इकोनॉमी। तो कीन्सियन बिग पुश थ्योरी एक जो थी, उसको अडॉप्ट करते हुए हमारे यहाँ पर कोविड पीरियड में ये स्टार्ट किया गया कि हमने पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें वेरियस सेक्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। ये 2021 में हमने शुरू कर दिया था क्योंकि हमारा लगभग इकोनॉमी एक तरह से स्टक डाउन हो चुकी थी। तो उस टाइम पर हमने शुरू किया है पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द पीएम गति शक्ति। ठीक है, दिस इज द मेन बेस। ओके, तो अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वापस से मैं आपको बजट पर लेकर आता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स हम यहाँ पर बनाएंगे। इन मेजर रेलवे कॉरिडोर्स में हम कोशिश करेंगे कि एनर्जी सेक्टर, मिनरल सेक्टर, सीमेंट, पोर्ट और हाई ट्रैफिक को कम करते हुए पोर्ट से कनेक्टिविटी, एनर्जी सेक्टर जहाँ पर ऊर्जा की उपलब्धता है वो सेक्टर, मिनरल्स जहाँ पर अवेलेबल है वो सेक्टर, और सीमेंट की अवेलेबिलिटी जहाँ पर है या प्रोडक्शन जहाँ पर अच्छा होता है उन सेक्टर्स को डेवलप किया जा सके। सो दोज वुड बी द 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट इज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं, द्विपक्षीय जो निवेश समझौते हैं उनको बढ़ाया जाएगा, उनको ज्यादा ईज किया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन किया जाएगा या फिर नए डेवलपमेंट किया जाएगा ऑफ द न्यू एयरपोर्ट्स अंडर द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम के बारे में आप जानते होंगे, एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ताकि आम नागरिक को भी जो एयर कनेक्टिविटी है, एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उससे जोड़ा जा सके। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन वाया मेट्रो रेल। मेट्रो रेल से अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, जो अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र की, अगर आप जो कंजस्टेड रोड ट्रैफिक देखते हैं उसको हम खत्म कर पाए हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो 2000 में हम यहाँ पर मेट्रो स्टार्ट कर चुके थे और उससे दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो बहुत डीकंजस्ट हुआ है सड़कों का। उसी तरह से हमने दिल्ली एनसीआर के लिए नमो भारत रेलवे स्टार्ट करी है। अभी पहली नमो भारत ट्रेन हम दिल्ली से मेरठ तक के लिए कहीं पर स्टार्ट कर पाए हैं। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी स्पीड लगभग 180 किलोमीटर होती है। इसको पहले रैपिडेक्स नाम से लॉन्च किया गया था, बट इट इज नाउ नमो भारत। सो ऐसे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को रिफॉर्म करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। सो हियर आर द 3 थिंग, वन इज bilateral investment, another is 3 major railway corridors, उड़ान स्कीम, नमो भारत एक्सप्रेस या नमो भारत ट्रेन जैसी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं शुरू की जाएगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जहां कहीं पर टॉपिक आता है या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, वहां तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेटमेंट्स आ ही सकते हैं। बट जहां मेंस की बात करते हैं वहां पर आपको इंफ्रा से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट, बीओटी वीओटी और इस तरह के इन्वेस्टमेंट मॉडल से रिलेटेड अगर कहीं पर बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो उन चीजों में आपको इन प्रोजेक्ट्स को या इन फैक्ट्स को लिखना आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग रहेगा। ओके, यहाँ पर कुछ चार्ट प्रोवाइड किया गया है। इस चार्ट को आप कंपैरिजन के रूप में दे सकते हैं अगर आपको याद रहता है।
कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे होते हैं जो आपके रनिंग खर्चे हैं सरकार के। रनिंग खर्चे का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे कर्मचारियों की सैलरी देनी है, इसके अलावा हमारे कुछ रनिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि हम कई योजनाएं चला रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, तो उनमें जो हमारा खर्च हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें कोई ना कोई कैपिटल क्रिएट हो रही है। कैपिटल क्रिएट होने का मतलब, मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, या राजीव गांधी स्वास्थ्य केंद्र करके आपने कुछ केंद्र चलाए, या आपने कुछ हॉस्पिटल्स बनवाए, एम्स बनवाए, तो उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एटलीस्ट कोई कैपिटल क्रिएट हुई। सो हम इसको इकोनॉमी में ज्यादा अच्छा माना जाता है कि इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी का मैक्सिमम पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, क्योंकि वो एक असेट क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पर 2018 से 2025 तक का एक टारगेट बताया गया है कि जीडीपी का जो लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर है वो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जाता है। तो दिस इज अबाउट, अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में इसको लगभग 9%, यहाँ पर परसेंटेज की बात की गई है। लाख करोड़ की बात करें, 9 लाख करोड़ रुपए के लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, इन द लाख करोड़ रुपीज। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे टोटल बजट एलोकेशन में से कैपिटल एक्सपेंडिचर का भाग बढ़ा है, इस फैक्ट को आप लिख सकते हैं। दूसरा, द एफडीआई फ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हमारे यहाँ पर फ्लो बढ़ा है। ये 2014 से 23 में लगभग 596 यूएस बिलियन डॉलर, या आप इसको राउंड फिगर में 600 यूएस बिलियन डॉलर भी लिख सकते हैं कि ये 2023-24 में लगभग 600 बिलियन डॉलर का रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ नेशनल हाईवे, कार्गो ट्रैफिक, इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट, एयरक्राफ्ट मूवमेंट और नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की बात की गई है। बट ये फैक्ट आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, इनको याद करना एक तरह से, ये हमारे को कहीं पर लोकसभा में कहीं रिप्लाई नहीं देना है, या ऐसी फैक्ट्स हैं जो उतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहते, या उनको याद रखना भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि इन पर आप अननेसेसरी अपना दिमाग लगाएं। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल 3 आउट ऑफ 5, थर्ड फेज की बात करते हैं। इन्होंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है। इंक्लूसिव को मैं पार्ट 1 में भी समझा चुका हूँ। व्हाट इज इंक्लूजन, की सोसाइटी का कोई भी भाग, या हमारे जितने सिविलियंस हैं या जितने हमारे नागरिक हैं, उनका कोई भी भाग एक्सक्लूड नहीं रहे किसी भी चीज से। एक्सक्लूड का मतलब वो बाहर नहीं रहे, हाशिए पर नहीं रहे, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव आप सभी जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंक्लूसिव सोसाइटी है, चाहे वो इंक्लूसिव इकोनॉमी है, चाहे वो इंक्लूसिव ग्रोथ है, चाहे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, चाहे वो इंक्लूसिव एनवायरमेंट है, जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप इंक्लूसिव बोल सकते हैं। यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए हम बता रहे हैं कि हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जिससे कि स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स का डेवलपमेंट फास्ट हो सके और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमने ऐसे लगभग 112 जिलों को टारगेट किया है। 112 जिले ऐसे हैं, यहाँ पर नंबर्स भी दिए हुए हैं, कि जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे। हमारे देश में लगभग 600 जिले हैं। 600 जिले में से 100 जिले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड माने जाते थे लगभग। उन जिलों को हमने बहुत ज्यादा बैकवर्ड आइडेंटिफाई करने की जगह उसका टर्म बदल दिया और उनको बोला हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। उनसे हमारे को कुछ एस्पिरेशंस हैं और उनका डेवलपमेंट हम करेंगे और उसकी बैकवर्डनेस को हम खत्म करेंगे। सो दोज आर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने से क्या होगा, आप समझ रहे हैं? अगेन द टर्म इज इंक्लूसिव। किसको इंक्लूड किया? जो बैकवर्ड था। बैकवर्ड का मतलब जो पीछे छूट गया था, उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसको इन्वॉल्व करने के लिए ही हमने ये प्रोग्राम चलाया है। तो ये हो गया इंक्लूजन, कि जो छूटा हुआ था वो विकास में भागीदार हो गया, या विकास का बेनिफिट या विकास का जो फ्रूट है वो उसे भी मिला। मतलब कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। केक के लिए कहते हैं ना, केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो वो जो केक कट रहा है डेवलपमेंट का, क्या वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ये चीज को टारगेट करते हुए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया है।
ओके, यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात अगर की जाए तो हमने यहाँ पर परसेंटेज बेसिस पर कुछ जो क्राइटेरिया उसको आइडेंटिफाई किया है, जिसमें है ये एंटीनेटल नहीं है, एंटनेटल है। एंटनेटल का मतलब होता है गर्भस्थ जो शिशु होता है उसकी केयर। गर्भस्थ शिशु का मतलब प्रेग्नेंट वुमेन की क्या केयर की जाती है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो विमेन रजिस्टर हुई है 89% विमेन का रजिस्ट्रेशन, लगभग जितनी प्रेग्नेंट विमेन है उसकी 90% महिलाओं को गर्भस्थ या प्रेग्नेंट विमेन की केयर जो हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स में, आंगनबाड़ी में, इनमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो सब यहाँ पर है। नंबर ऑफ एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल तक के कोई भी पर्सन उसमें एनरोल हो सकता है। 350 या 330 रुपए की एनुअल किस्त आती है और उसमें उसकी लाइफ कवरेज जो बीमा कवर है मृत्यु होने पर वो 2 लाख रुपए का मिलता है। तो अगर अक्टूबर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री अ, जीवन ज्योति बीमा योजना में पर लाख, हर लाख में से लगभग 13,000 लोग इस इंश्योरेंस कवरेज में आए। ये कौन है? ये कौन से लोग हैं? ये सभी आम लोग हैं, और सभी आम लोग जो 330 रुपए की किस्त वहन कर सकते हैं, पर हमने उनको जागरूक किया है। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमने दो चीजें इंक्लूसिवनेस दिखाई है कि डेवलपमेंट में कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। गेटिंग दिस? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। दिस इज द हेल्थ। हेल्थ में बात आती है, अभी अभी आपने केस सुना होगा, पूनम पांडे करके कोई मॉडल है, एक्ट्रेस है, और उन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा किया हुआ था कि उसकी 28 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो गई है। सर्वाइकल कैंसर होता है बच्चेदानी का कैंसर या यूटरस का जो कैंसर जिसको कहा जाता है। और इसके लिए एक लेस देन आई थिंक 30 इयर्स से पहले तक के जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें वैक्सीनेशन हो जाता है। 30 इयर्स के बाद का वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं रहता। जो वैक्सीनेशन करवा लेता है उसे सर्वाइकल कैंसर होने के खतरे लगभग जीरो हो जाते हैं। सो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए 9 से 14 साल के बच्चियों को टारगेट किया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी एक्सपेडाइटेड फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी। न्यूट्रिशन डिलीवरी का मतलब हम पोषण को डिलीवर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन डिलीवर हो रहा है, उसके लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 या पोषण का जो सेकंड पार्ट है, पोषण अभियान जो हमारा है, उसके दूसरे पार्ट को सही से एग्जीक्यूट किया जाएगा। दूसरा है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का मतलब हमारे यहाँ पर मल्टीपल जो डिजीज है, मल्टीपल डिजीज का मतलब जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अ, जिसको बोला जाता है कई ऐसी बीमारियां जिनसे हम लगभग इरेडिकेट कर चुके हैं, जैसे कि पोलियो है, जैसे कि माता जी निकलती है तो बड़ी माता, छोटी माता, या इस तरह के जो वो होते थे। तो उसी तरह की मल्टीपल डिजीज को टारगेट करते हुए हमने कई सारी बीमारियों के लिए एक वैक्सीनेशन का पूरा पैकेज बनाया है। अब उसमें बहुत सारे कलर हो गए, बहुत सारे कलर का मतलब बहुत सारी बीमारियां टारगेट हो गई, तो उसका नाम हमने इंद्रधनुष रखा है, मिशन इंद्रधनुष। फिर एक और आया था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, IMI। तो वो चीज को हम इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन किया जाएगा या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाएगी। यूविन प्लेटफॉर्म इसके लिए अलग से लॉन्च किया है, जिस पर इसका एक डैशबोर्ड है और इसको प्रॉपर्ली ट्रैक किया जा सके। हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है सभी लोगों के लिए, और उसमें आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी अब कवर किया जाएगा। दिस इज द हेल्थ सेगमेंट। नेक्स्ट आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने किसकी बात करी? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, वीडियो को आराम से तसल्ली से सुनना, कहीं नहीं जाना है। कोई बहुत बड़ा काम आपसे नहीं है, देश के गृह मंत्री आपको नहीं बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री आपको नहीं आवाज दे रहे हैं, या फिर मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन सुधारने के लिए आपको कहीं भी इनवाइट नहीं किया जा रहा है। सो अननेसेसरी बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहकर अपना टाइम वेस्ट करके और फालतू की चीजों में या बार बार माइंड को जंप करने से आप किसी भी चीज को पूरी नहीं कर पाएंगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन दिस
इस चीज का बिलीव कीजिए, इस चीज पर विश्वास कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ या इस टाइम पर हम पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। जब तक इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तब तक आपका पढ़ने में मन या वीडियो देखने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जब भी कोई काम की बात आती है, जब भी कोई स्टैंडर्ड बात आती है, तब सबसे पहले ये होने लगता है बच्चों के साथ कि अपना मन उचटता है, अपना मन नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि ठीक है, इसे बाद में देख लेंगे, बहुत अच्छा है, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा है, इसे देखेंगे, पर बाद में देखेंगे, और वो बात कभी नहीं आता। सो ट्राई टू रियलाइज दिस कि ये ही टाइम है जब मुझे इसको लर्न करना है। ओके, चलिए। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष तक। अब सेकंड पार्ट की बात आती है, वो हेल्थ सेक्टर हमारा कवर हो गया था। द नेक्स्ट इज हाउसिंग। हाउसिंग के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अगर हम बात करें तो इसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड अलोकेशन को बढ़ाया गया है। ये लगभग 79,000 करोड़ रुपीस हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्लोज टू अचीव द टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेस। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास हम बना चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये एक फैक्ट है जो आप बहुत अच्छे से कहीं भी मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हाउसिंग की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और अगले 5 साल में 2 करोड़ और मकान बनाने का टारगेट हमारा है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च्ड। यस, अगर आप अभी अपोजिशन को देखें तो इस बजट के बाद में अपोजिशन ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है, वो यही है कि आम आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए इस पूरे बजट में कुछ नहीं है। सो दिस इज द आंसर कि मिडिल क्लास के लिए हम एक स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं जो एक मध्यम वर्गीय आदमी अपना घर बना सके। अभी तक लॉन्च नहीं करी है, या टू बी लॉन्च्ड। टूरिज्म सेक्टर की बात करें, यस, ऑब्वियस सी बात है कि टूरिज्म सेक्टर और टूरिज्म को लेकर विवाद और सारी चीजें आपने देखी होगी, और ये यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है। दिस इज द लक्षद्वीप। इसके बारे में बात भी की गई है। मतलब अपने देश में टूरिज्म की इतनी संभावनाएं अवेलेबल है कि हमें किसी और देश में नहीं जाना पड़े। इवन जो अदर कंट्रीज के टूरिस्ट हैं, उन सभी टूरिस्ट को भी हम अपने यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, या बुला सकते हैं, या उनके लिए हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके साथ में देखिए, फॉरेन टूरिस्ट आना एक अलग चीज है, और एक डोमेस्टिक टूरिज्म भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। अपने ही देश का आदमी अपने देश में घूमने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ही जा रहा है, वो भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। सो दिस इज द टूरिज्म सेक्टर। यहाँ पर हम जो टूरिज्म रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उनको डेवलप करने और एक आइकनिक टूरिस्ट सेंटर्स डेवलप करने के लिए स्टेट्स को एनकरेज करेंगे, या स्टेट्स को सपोर्ट किया जाएगा ताकि इस बिजनेस को अट्रैक्ट किया जा सके। फर्स्ट थिंग। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन है, लंबे समय के लिए बिना ब्याज का लोन, वो स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड थिंग, हमने G20 की मीटिंग्स के बारे में अगर आपने सुना हो, तो हम लगभग 60 ऐसी जगहों पर विभिन्न देशों में मल्टीपल प्लेसेस पर, 60 प्लेसेस कम नहीं होते हैं एक देश में, 60 जगहों पर हम पूरे साल में G20 की मीटिंग्स करवा चुके हैं। इससे हम बता चुके हैं कि इंडिया की डाइवर्सिटी क्या है। एंड ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पोर्ट से कनेक्टिविटी हो, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, उनको डेवलप करते हुए आइलैंड्स को भी डेवलप किया जाएगा, जैसे कि लक्षद्वीप। ये हम बजट में मेंशन कर सकते हैं। सो द वेन एवर यू विल फेस द क्वेश्चन अबाउट द टूरिज्म, वहां पर ये 4 चीजें आपको याद रखनी है कि स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा ताकि यहाँ पर टूरिज्म सेंटर्स बनाए जा सके। इसके साथ में इनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और आइलैंड्स का ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी के साथ में डेवलपमेंट किया जाएगा। दिस इज द टूरिज्म सेक्टर। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जब खेत से फसल निकल गई तो उसके बाद में उस फसल को क्या किया जाना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होनी है, उसकी सफाई कैसे होनी है, उसकी ग्रेडिंग कैसे होनी है, ग्रेडिंग के बाद में पैकेजिंग कैसे होनी है, मार्केट में वो पहुंचना कैसे है, तो वो सारी चीज पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज में आता है। उसको प्रमोट किया जाएगा ताकि उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ सके। एप्लीकेशन ऑफ नैनो डीएपी। नैनो डीएपी एक जो हमारे नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए
एक्चुअल में नैनो टेक्नोलॉजी 10 to the पावर -9 होता है, वो अभी तक अचीव नहीं किया जा सकता है। बट किसी भी पार्ट या किसी भी चीज को अगर हम बहुत ज्यादा छोटे पार्ट्स में डेवलप कर पाते हैं, न्यूक्लियर साइज में अगर हम डेवलप कर पाते हैं, तो उसको नैनो टर्म यूज किया जाना एक ट्रेंड है। सो नैनो डीएपी की जगह पर एक ऐसा लिक्विड फॉर्म या एक इस तरह की डीएपी अब अवेलेबल करवाई जाती है जो कि सीधी जड़ों में पहुंचकर इफेक्टिवली प्रोडक्शन का काम कर सके, और उससे अननेसेसरी बिगाड़ा नहीं होता है। बिगाड़ा होने का मतलब कि हम जरूरत से ज्यादा हमने पेस्टिसाइड्स फेंका, जरूरत से ज्यादा हमने फर्टिलाइजर फेंका, और फर्टिलाइजर फिर वो जमीन उसको एब्जॉर्व कर रही है, जमीन के बाद में फिर वो नीचे वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसमें जा रहा है, फिर वो वापस से हम उसी ग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल, बोरवेल और हमारे कुएं हैं, नदियां हैं, उनमें वापस से वो पानी मिल रहा है, और उस पानी को वापस हम पी रहे हैं और वो हमें कैंसर कर रहा है। समझ रहे हो बात को? दिस इज द साइकिल। तो एक तो हमने फर्टिलाइजर को ज्यादा यूज करके अननेसेसरी उस पर खर्चा किया, और फिर बाद में उसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस निकल रहे हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करते हुए हम नैनो डीएपी ये है कि जहां पर लगभग 100 किलो डीएपी काम में आता था, वहां पर नैनो डीएपी का 20 लीटर का डीएपी से काम हो जाता, तो 1/5 में ही वो काम कर देता है। दिस इज द इफेक्टिवनेस। सो द एप्लीकेशन ऑफ नैनो डीएपी बी एक्सपेंडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। जितने भी तरह के हमारे यहाँ पर अलग अलग कृषि क्षेत्र हैं, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग है, राजस्थान का अलग है, गेंजेटिक प्लेन का अलग है, कलकत्ता का देखा जाए वहां का अलग होगा, साउथ इंडिया का देखा जाए वहां का अलग होगा। तो उन सभी क्षेत्रों में इसको अप्लाई किया जाएगा। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स, यस, हमारे यहाँ पर जो भी खाद्य तेल है उस पर हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो सके। सो उसकी आत्मनिर्भरता को लेकर एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट टू बी फॉर्मुलेटेड, यस। ये दो चीजों पर हम एक प्रोग्राम अब बनाएंगे, अभी तक बनाया नहीं। तो ऑयल सीड और डेयरी डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू बी स्टेप्ड अप टू एनहेंस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हम स्टार्ट कर चुके थे, परंतु इसको अब सही से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि हम यहाँ पर एक्वाकल्चर को डेवलप कर सकें। एक्वाकल्चर का डेवलप होने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर मछली उत्पादन समुद्र के थ्रू होता है, परंतु इनलैंड वाटर में भी मत्स्य पालन किया जा सकता है, तो उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। टारगेट क्या है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, जितना हम निर्यात कर रहे हैं उसको डबल किया जाए एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट करने के लिए पहले यहाँ पर प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन कौन करेगा? तो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इस सब के लिए हम 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स का मतलब आपने कई सारे अलग अलग तरह के, जैसे ट्रेड पार्क्स होते हैं, स्टोन पार्क होता है, वैसे हम 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स डेवलप किए जाएंगे या सेट किए जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ में फूड प्रोसेसिंग को टारगेट करते हुए हम क्या चीज कर रहे हैं, मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए अट्रैक्टिव बनाया जाएगा कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। दूसरा नैनो डीएपी, तीसरा ऑयल सीड्स और डेयरी में आत्मनिर्भरता के लिए नया प्रोग्राम बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को हमारे एक्सपोर्ट को डबल करने के अकॉर्डिंग टारगेट किया जाएगा, और इसके लिए हम 5 नए एक्वा पार्क्स को सेट करेंगे। दिस इज अबाउट द। अब आपसे जब पूछा जाता है या जब क्वेश्चन आता है, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, कि हम रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, तब वहां पर आप टूरिज्म को ले सकते हैं, एग्रीकल्चर को ले सकते हैं, और फूड प्रोसेसिंग को ले सकते हैं। ये वो तरीके हो गए, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर की या हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए या हमारे यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए, तब आप इसको अगेन इन चीजों को यहाँ पर कोट कर पाएंगे। ये आई थिंक इतना ज्यादा रेलेवेंट फैक्ट्स नहीं है, तो इन पर जाने की जरूरत नहीं है। ब्लू रेवोल्यूशन के लिए कितना फंड हमने एलोकेट किया है, ये मगअप नहीं हो पाएगा और बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसको याद करना। अब बात आती है इंडियन एग्रीकल्चर की। इंडियन एग्रीकल्चर में हमारी सॉरी
इट इज इंडियन इकोनॉमी की बात आती है, ओवरऑल इकोनॉमी में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही। ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। जब कभी भी आप इन फैक्ट्स को कोट करेंगे तो ये मान लीजिए कि आपकी लिखी हुई लाइन जस्टिफाई हो जाएगी। मतलब आपने लिखा है कि भारत में गरीबी है, अब हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी गरीबी है। भारत में हम गरीबी का पोवर्टी एलिवेशन में हम सक्सेसफुल रहे हैं। पोवर्टी एलिवेशन में या गरीबी निवारण में, दरिद्रता निवारण में हम सफल रहे। सफल कैसे रहे? एक लाइन आपने लिख दी, ये लाइन ऐसी हो गई कि आपने फैक्ट को ऐसे ही फेंक दिया, सामने वाले के मुंह पे मार दिया। जब आप इसको जस्टिफाई कर रहे होंगे तब इसके मार्क्स आ रहे होंगे। तब आप बजट को कोट करें और लिखें कि 2014 से 2023 तक में हम लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं, बजट 2024। तब उस चीज का जस्टिफिकेशन मिलता है, तब एग्जामिनर को लगता है कि यस, ही इज द राइट पर्सन, शी इज द राइट पर्सन। तब उनको लगता है कि हाँ, ये वो व्यक्ति है जिसने वास्तव में लॉजिकल बात करी है, इलॉजिकल बात नहीं करी है। ठीक है, कई आंसर्स मैंने देखे हैं बच्चों के, तो कई बार ये होता है कि बच्चे ऐसी चीज लिख कर आते हैं कि हमें गरीबी निवारण के लिए क्या करना चाहिए। अब एक तरीका ये होता है कि हमने लिखा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कर रहे हैं, एक्वाकल्चर के लिए हम ये कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर के लिए हम ये कर रहे हैं, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एक ये होता है कि इन इन क्षेत्रों में काम किया जाना चाहिए जिससे कि रोजगार सृजन हो सके। वी कैन क्रिएट और वी कैन create the employment opportunities in such sectors via investing, or government will create some new jobs in those sectors। ये ऐसा लगता है कि आप सलाह देके निकल रहे हैं, एंड यू आर नॉट द पॉलिसी मेकर। आप वो इंसान नहीं है जो पॉलिसी मेकर हमें चाहिए इकोनॉमी में, या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमारे को जिस तरह के पॉलिसी बनाने वाले लोग चाहिए वो आप नहीं है। आप सलाह देके निकल रहे हैं कि आपने चाय की दुकान पर किसी को सलाह दी, चाय की थड़ी पर हम जहाँ बहस कर रहे हैं वैसी बहस करके आप निकल गए। तो वो गलतियां नहीं करने की जगह ट्राई टू मग अप सच फैक्ट्स। तो ये जो हमारे परफॉर्मेंस के फैक्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, एक होता है व्यापार घाटा, एक होता है सीएडी। सो ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट में डिफरेंस ये है कि जब आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है किसी भी इकोनॉमी से, उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर आप गुड्स को मानते हैं, हमारे कितना गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया, कितना गुड्स इंपोर्ट किया, वस्तुओं को। अब अगर उसमें देखिए, भारत जैसा देश की एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और हम एग्रेरियन सोसाइटी रहे हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहे हैं, तो हमारे यहाँ सभी चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें गुड्स बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो अभी तक हमारी स्थिति ये है कि हम सेल्फ डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, इसीलिए हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है। अब बात ये निकल कर आती है कि आत्मनिर्भर नहीं है तो हम कई चीजों को बाहर से मंगवाते हैं, और हमारे यहाँ से जो एक्स्ट्रा या सरप्लस उत्पादन है उसको बाहर भेजा भी जाता है। आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। और सिर्फ वस्तुओं के साथ साथ जब सर्विसेज की बात की जाए, सेवाएं, सेवाओं का मतलब यह है कि हमने मान लीजिए हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर की बात की जाए, सर्विस सेक्टर में आप ये मान लीजिए कि मेडिकल फैसिलिटीज है, तो हमारे यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स अगर नहीं अवेलेबल है तो हम इलाज करवाने के लिए दूसरे देश में गए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो हो गई सर्विसेज। पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे देशों की अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। क्या लेने गए वहाँ? क्या कोई सामान, कोई टेंजिबल वस्तु खरीद के लाए? नहीं। वो क्या खरीद के लाए? सर्विस। तो जब आप वस्तुओं के साथ में सेवाओं को भी इंक्लूड कर लेते हैं, सर्विसेज को भी, तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जब आपका एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से कम रह जाए, आपको ज्यादा चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, ज्यादा दूसरे देशों की वस्तुएं और सेवाएं खरीदनी पड़ रही हैं, और आपके देश की वस्तुओं और सेवाओं का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, उसे बोला जाता है सीएडी। तो सीएडी को हम जीडीपी के परसेंटेज के रूप में डिक्लाइन होना एक अच्छी स्थिति मानेंगे, कि हमारी जो टोटल ओवरऑल जीडीपी है उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट कम रहा, अच्छी बात है। यहाँ पर यह बताया गया है परसेंटेज के उसमें कि परसेंट ऑफ द जीडीपी, तो इट इज अबाउट 1%। सीएडी को हम 1% पे ला पाए हैं। अच्छा, अगर हम ये बात करें तो ये 2021 में भी हम लगभग इसी स्तर पर ले आए थे, इससे भी कम लेवल पर थे।
पर ये 2022 और 2023 में बढ़ गया। इसका एक लॉजिकल रीजन है, वो बताओ, मैं पानी पीऊंगा तब तक सोचो। कि 2022 और 23 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया था, मतलब कि हम वस्तुओं और सेवाएं बाहर से ज्यादा परचेज कर रहे थे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कम हो रहा था। द रीजन, सो द रीजन बिहाइंड दिस इज कोविड एंड कोविड रिलेटेड लॉकडाउन। वो लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ पर एक्टिविटीज बंद हो गई थी, सभी देशों में हो गई थी, पर हाँ हमारे यहाँ पर ज्यादा हो गई थी, क्योंकि मासेस ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, हम रिकवर नहीं कर पाए कई दिनों तक, हमारे यहाँ पर उसका एक इम्पैक्ट रहा। उस वजह से जो हमारा व्यापार है या जो ट्रेड बैलेंस है एक तरह से वो खराब हो चुका था। बट हम 2024 के जो हमारे डेटा है, या अगर हम बजट एस्टिमेट्स देखें या उसके एडवांस एस्टिमेट देखें, जो कुछ समय पहले हम एस्टिमेशन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लगभग 1% पर आ गया है। एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ पर घटी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी अगर आप बात करेंगे तो ये 2020-21 से 2022 के लगभग बढ़ गई थी, जिसको हम करते हुए लगभग अभी हम 3% या 3.2% हमारे यहाँ पर टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन के अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये डेटा आप कोट कर सकते हैं। भारत में जब बेरोजगारी की बात आती है, गरीबी की बात आती है, तो अभी वर्तमान में गरीबी की दर इतनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीएनपीएस ऑफ द ग्रोस एडवांसेस। ये आपको नहीं इसमें पढ़ना है, ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी के यूज, साइंस टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स के जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स में ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। हम कितने करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस एक साल में कर रहे हैं। सो वी आर हैविंग फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 12,000 करोड़ से अधिक, या इसको आप 13,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हम एक साल में कर रहे हैं। गेटिंग दिस, ये एक अच्छा फैक्ट है यूज करने के लिए। अगर चाहो तो अपने स्टडी टेबल के पास में इस बजट के सारे फैक्ट्स आप एक लाइन में सेगमेंट वाइज डिवाइड करके लिख लेना, ताकि ये आपको बेटर स्कोर करवा सकेगा प्रीलिम्स में भी और अपकमिंग मेंस में भी। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, जीएसटी कलेक्शन हमारे यहाँ पर बढ़ा है, इसके डेटा कई बार अखबार में भी आते रहते हैं। और टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है। टैक्स कंप्लायंस का मतलब लोग अपने से जाकर अपना टैक्स पे कर रहे हैं। तो जीएसटी के आने के बाद से चीजें ज्यादा इजी हुई है और टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसके लिए हमने लाख करोड़ की बात करी है। राइज इन एवरेज मंथली ग्रोस एक महीने में कितना जीएसटी कलेक्शन होता है, तो दिस इज अबाउट 1.7 लाख करोड़। ये फाइनेंशियल ईयर 24 की बात है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन, अगर हम महंगाई की बात करें तो वो लगभग 5.5% की रेंज में है। अगर आप इस रेंज की बात करें तो हम आरबीआई के साथ जो एमओयू साइन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो 4 ± 2 है, मतलब वो 4%, 2% से लेकर 4% के बीच में हमारे यहाँ की इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। सो इट इज अंडर द लिमिट ऑफ द एमओयू। चलिए टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें अगर हम यहाँ पर, सो टैक्स रिफॉर्म्स में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारे यहाँ पर ट्रिपल हुआ है इन लास्ट 10 years। ये लगभग 10 साल में 3 गुना बढ़ गया है। नंबर ऑफ रिटर्न फिलर्स स्वेल टू 2.4 टाइम्स। 2.4 टाइम्स का मतलब होता है लगभग 250 गुना लोग, 2.4%, 250%, 250% का मतलब कि 2.5 गुना लोग ज्यादा अपने से टैक्स पे कर रहे हैं या अपने से अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं। ये जीएसटी के आने के बाद से एक फायदा हुआ है। फास्ट रिफंड, जो रिफंड पहले जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक बार के लिए टैक्स पे करना है, एक बार टैक्स पे करने के बाद में आपका वापस से रिफंड भी बनता है। कई बार कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिसमें आपका रिफंड वापस से बन जाता है। तो रिफंड जो आपका पहले हुआ करता था 2013-14 में लगभग 3 महीने से ज्यादा लग जाते थे, जिसे रिड्यूस करके 10 दिन कर दिया गया। इसका बेनिफिट क्या है, ये चीज लिखने का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि वो पैसा वापस से पर्सन के अकाउंट में आता है, तो वो कहीं स्पेंड कर रहा होगा या इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा।
वो स्पेंड या इन्वेस्टमेंट दोनों करने की वजह से वो पैसा वापस से इकोनॉमी में आ रहा है, अटका हुआ नहीं पड़ा है। ये एक अच्छा स्टेटस होता है। एवरेज मंथली ग्रोस जीएसटी कलेक्शन डबल्ड, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको यहाँ पर भी बताया गया है। जीएसटी कलेक्शन को, जीएसटी कलेक्शन आपको वैसे याद नहीं रहता कि ये 1.7 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन मंथली हमारे यहाँ पर होता है। अगर ये नहीं याद रहता, इसको छोड़ो, आपको सिर्फ ये लिख देना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 को अगर 2014 से कंपेयर करें तो जो एवरेज मंथली ग्रोस जीएसटी कलेक्शन है वो लगभग दोगुना हुआ है, इट इज डबल्ड। तो भी ये फैक्ट मतलब एक तरह से यूजेबल रहेगा या जस्टिफाइबल रहे, ये लॉजिकल रहेगा। इंक्रीज इन टैक्स बुयांसी ऑफ टैक्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स बुयांसी या टैक्स कंप्लायंस जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ा है। इससे बेनिफिट किसको हुआ है? इससे कंज्यूमर्स को बेनिफिट हुआ है। कंज्यूमर्स को बेनिफिट होने का मतलब कि जब पैसा वापस से अकाउंट में आ जाता है, टैक्स आपने प्रॉपर्ली टाइम पर जमा कर दिया है, रिफंड आपको टाइम पर मिल गया, तो ओवरऑल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है या प्राइसेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि पैसा कहीं पर अटका हुआ नहीं है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाने की वजह से कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अबाउट द जीएसटी, जीएसटी के लिए यस ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं जिनके बारे में बात की गई है कि 94% इंडस्ट्री लीडर्स, 94% जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जीएसटी के ट्रांजिशन पर शिफ्ट हो गए हैं, मतलब जीएसटी को उन्होंने कंसिडर कर लिया है किसी तरह से। उनका तरफ से किसी तरह का कोई नेगेटिव ऐसा नहीं आया कि वो जीएसटी को नहीं यूज कर पा रहे हैं। 80% ऑफ रेस्पोंडेंट्स फील जीएसटी हैज लेड टू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो कोई भी चीज सप्लाई हो रही है और सप्लाई होने के लिए कहीं पर प्रोडक्शन, जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से बात करूं तो एक किसान के खेत पर गेहूं उत्पादन हुआ, फार्म के गेट से, फार्म हाउस के गेट से वो वहां से लोड होकर मंडी में गया, मंडी में खरीदा गया, मंडी में खरीदने के बाद में उसकी ग्रेडिंग हुई, उसके बाद में वो पैक हुआ, पैक होने के बाद में मार्केट में आया, मार्केट से कस्टमर तक आया। दिस इज द होल सप्लाई चेन। इस सप्लाई चेन में जो जो जहां जहां भी है और जिस जिस चीज का बिल बनना है उस सभी चीज का बिल जीएसटी आने के बाद में इजी हुआ है, चीजें इजी वे में बिलिंग हो सकी है। और ये जो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन है या सप्लाई चेन को हम कितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना जल्दी काम हो सकता है, उसमें जीएसटी हेल्पफुल रहा है। डिक्लाइन इन इम्पोर्ट रिलीज टाइम, जो हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट होता है या इम्पोर्ट हम जो कर रहे हैं वो एक बड़ा सेगमेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कार्गोज जो आते हैं, कार्गोज का मतलब यहाँ पर ये कार्गोज ही इन्होंने दिए हैं, ये है बड़े जहाज। इन कार्गोज में हमारे यहाँ पर जो माल लोड होकर आ रहा है, जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो माल लोड होने के बाद में यहाँ पर अनलोडिंग में कितना टाइम लगा, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इस चीज पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं तब इन चीजों को उतना कंसिडर नहीं करते हैं, बट ये मैंने कई बार के डिस्कशंस में सुना है, कई अच्छे जो इंटेलेक्ट्स हैं उनके डिस्कशंस में हमने सुना है कि लोडिंग और अनलोडिंग की फैसिलिटी में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस वियतनाम की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी से आगे ले जा सकता है। मतलब हम भी एक कोस्टल कंट्री हैं, हमारे यहाँ पर भी एक अच्छी खासी समुद्री सीमा है, और वियतनाम में भी। वियतनाम एक, आपने चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का नाम सुना होगा, जो कि साउथ एशिया में अभी रेलेवेंट है या बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। चाइना प्लस वन का मतलब ये है कि चाइना का जो डोमिनेंस है, चाइना में जो फैसिलिटीज है, जो प्रोडक्शन हाउस चाइना का है, जितनी सारी कंपनीज वहां पर प्रोड्यूस करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एनवायरमेंट, इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया है कि वहां पर प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो सके, बहुत चीप लेबर, बहुत चीप रूल्स के आधार पर वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। हम चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना अपनी डोमिनेंस बनाता है और उसके बाद में चाइना कभी भी किसी को भी दबाने की कोशिश करता है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और उनके साथ में ऐसे कंट्रीज जो चाइना को फेवर नहीं करते हैं या चाइना के किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ऐसे कंट्रीज मिलकर एक स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं। अभी वाले इंटरव्यूज में भी ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और इसको बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है। चाइना प्लस वन, एक चीज होती है कि आप चाइना को पूरा रिप्लेस कर रहे हैं,
चाइना को आप पूरी तरह से रिप्लेस मत कीजिए, आप चाइना के पैरेलल पहले एक चीज को, एक कंट्री को वैसा ही डेवलप कर दीजिए, फिर हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे। मतलब अभी अगर एप्पल लिखता है कि मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका एंड असेंबल्ड इन चाइना, एप्पल के प्रोडक्ट पर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका एंड असेंबल्ड इन चाइना, मतलब अगर एप्पल का कोई चीज है, एप्पल का आईपैड बना है, आईफोन बना है, मैन्युफैक्चर अमेरिका में हुआ है पर उसको असेंबल चाइना में किया गया, फिर वहां से उसको सेल किया गया। तो वो जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी कोई और कंट्री में भी डेवलप हो जाए इंस्टेड ऑफ चाइना, पर हम उसको बंद नहीं कर सकते कि आज का आज एप्पल असेंबल करवाना बंद कर दे चाइना में, तो एप्पल बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका की कंपनी है एप्पल, फिर भी अमेरिकन गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं कर सकती, तो उसका ऑल्टरनेट निकालो कि कोई ऐसा दूसरा देश पैरेलल डेवलप कर दिया जाए जहां पर ये सारी फैसिलिटीज इन्हीं मतलब एक तरह से समझ लीजिए इसी पॉजिटिविटी के साथ है जो चाइना में है, और वो चाइना को रिप्लेस करने के काबिल हो जाए। उसमें दो नाम निकल कर आते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में, वन इज वियतनाम एंड द सेकेंड इज इंडिया। ज्यादा फोकस इंडिया पर है, पर अगर हम अपने यहाँ की जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको अगर हम फास्ट नहीं कर पाए तो इट वुड बी वियतनाम। रीजन बिहाइंड ये इस तरह की चीजें कि हमारे यहाँ पर एक अगर कार्गो आकर खड़ा होता है तो उसके लोडिंग अनलोडिंग में, उसके अनलोडिंग में हमारे यहाँ पर 20 से 21 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर वियतनाम की बात करें तो वो इसको सिर्फ 3 से 4 घंटे में अनलोड करवा देता है। दिस इज कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना होगा। सो डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2019, ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाली चीजें हैं। नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे आप रोड डेवलपमेंट की देखें या इस तरह के कार्गोज से रिलेटेड जो इंफ्रा है। 47% ऑफ इनलैंड कंटेनर डिपोट, 28% एट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस और 27% सी पोर्ट्स पर हम जो इंपोर्ट रिलीज होता है, जो भी चीज इंपोर्ट करिए उसको कितना जल्दी रिलीज कर सके, उसमें हम नए डेवलपमेंट कर सके हैं। लगभग आधा जो इनलैंड कंटेनर डिपोज है उसमें टाइम को हम आधा कर चुके हैं, रिलीज टाइम को। एयर कार्गो में 28% या लगभग वन थर्ड टाइम 30% का डिक्लाइन हुआ है, और यही 30% का डिक्लाइन सी पोर्ट में भी हुआ है। अभी हम कर सके, ये एक समझने वाला कंसेप्ट है, इसको जितना याद रह जाए तो लगभग अगर इनलैंड कंटेनर्स की बात करें तो वो आधा समय हम कम कर सके हैं, और एयर और सी पोर्ट की बात करें तो वन थर्ड को हम कम कर सके। टैक्स प्रपोजल्स की बात हम लास्ट में करते हैं इसके बाद में। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थोड़ा सा पेशेंसली और देख लो। टैक्स प्रपोजल की बात उन्होंने करी है तो उसमें लगभग कंटिन्यूटी है, किसी भी तरह का कोई नया चेंज नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड को विड्रॉ कर लिया गया है। रिटेंशन ऑफ द सेम टैक्स रेट्स को लगभग सेम रखा गया है जो पिछले उसमें था। अब एक गंदी सी चीज देख लेते हैं जो हर बार के अखबार में आती है बजट के बाद में, जितने हिंदी के न्यूज़पेपर है मोस्टली वो इसको सबसे पहले देते हैं, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से जाता है, और उस पैसे को पूरा डिवाइड करके तोड़ के इस तरह से बता देते हैं। तो हम गवर्नमेंट अर्निंग की अगर बात करें तो रूपी कम्स फ्रॉम, पैसा आता कहाँ से। कभी कभी प्रीलिम्स में ये होता है कि आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे कौन से 3 सेगमेंट हैं जिनसे सबसे ज्यादा सरकार को पैसा आता है। द फर्स्ट इज बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, हम उधारियों से और दूसरी तरह की जो हमारे यहाँ पर सेगमेंट्स हैं उनसे सबसे ज्यादा कमाई होती है। इनकम टैक्स सेकंड नंबर पे है, द फर्स्ट इज बोरोइंग, सेकंड इज इनकम टैक्स। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज में क्या आती है, अदर लाइबिलिटीज में आती है हमारी एफडीज वगैरह, नाम सुना है। जब हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, वो लाइबिलिटी है किसकी, सरकार के पास में। इसी तरह के किसान विकास पत्र हमने परचेज कर लिए पोस्ट ऑफिस से, तो वो पैसे वैसे हैं जो गवर्नमेंट चाहे तो यूज कर सकती है, वैसी लाइबिलिटीज उनको बोलते हैं अदर लाइबिलिटीज। इनकम टैक्स एंड द थर्ड इज जीएसटी एंड अदर टैक्सेस।
जीएसटी यानी कि टैक्स हमारे यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा पार्ट क्रिएट करता है। ये 37% है। इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को मिलाकर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज अबाउट 37%। इट इज 37%। ओके, सो द 3 पार्ट्स, मैं इससे ज्यादा उसमें जाने की बात नहीं करूंगा। बहुत ज्यादा अगर आपको और ज्यादा सीक्वेंस याद करना है तो आप अपने से इसमें याद कर लें, बट आई वुड सजेस्ट कि टॉप 3 थिंग्स वुड बी देयर। कॉरपोरेशन टैक्स, मतलब टैक्सेस आर द मेन इनकम। अगर आप ऐसे देखेंगे तो टैक्सेस आर द मेन इनकम। ये यूनियन एक्साइज ड्यूटीज वगैरह ये भी टैक्स है। तो दिस इज द टैक्स सेगमेंट। चलिए, रुपी गोस टू, सरकार का जो पैसा है वो कहाँ पर खर्च होता है उसकी बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा जो खर्च होता है, दिस इज अबाउट इंटरेस्ट पेमेंट। हमने जो उधारियां ली हुई है उनके इंटरेस्ट पेमेंट पर एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट हमारा खर्च होता है। उसके बाद में स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सरकार जितना टैक्स कलेक्ट करती है केंद्र सरकार, तो उसमें से स्टेट को जो पार्ट दिया जाता है। फाइनेंस कमीशन है ना, फाइनेंस कमीशन का नाम आपने सुना होगा। तो फाइनेंस कमीशन ये सजेस्ट करता है कि कितना परसेंट टैक्स का शेयर स्टेट्स को दिया जाना है। फिर उसके बाद में हम देखें तो एक बड़ा अमाउंट हमारे यहाँ पर जाता है, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSSS जिसको बोला जाता है। स्पॉन्सर्ड वो कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्पॉन्सरशिप देती है। स्पॉन्सरशिप देने का मतलब अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करती है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच में 50-50% में डिवाइड हो गया। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर है, ऐसे स्टेट्स में 90-10 का रेशियो डिवाइड होता है, वो स्पॉन्सर्ड हो गई। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो 100% सेंट्रली फंडेड है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वगैरह ऐसी चीजें। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई। तो ये अच्छा खासा भाग एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आता है। दोज आर द 3 टॉप एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। एलोकेशंस फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज की बात अगर की जाए तो हाँ, आप कुछ चीजों को याद रख सकते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा एलोकेशन किस पे कर रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री पर हमारा अच्छा खासा ध्यान है, जिस पर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हमारा होता है। उसके बाद में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज द सेकेंड टॉप। ये 2 चीज याद रख लेना। एंड अलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम्स भी इसमें प्रोवाइड किया गया है कि इस स्कीम में हम अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा हमारे पास मनरेगा है, जिसमें 86,000 करोड़ रुपीस हम 2024-25 के लिए हमने अलॉट किया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत मिशन है उसमें हमने 7500, ये 7,500 है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो और सारी स्कीम्स को आप जोड़ लें, पर अकेला मनरेगा का जो हमारा अलोकेशन है वो सबसे बड़ा है। ये हमेशा याद रखना, मनरेगा पर अच्छा खासा बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक तरह से इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो एक अच्छा खासा बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। कुछ नई चीजें यहाँ पर दी गई हैं जिनको और देख लें। नई चीजें का मतलब ये है कि हम जब कंडक्टर सेमीकंडक्टर वाली बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए भी हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। साइंस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में जब ये आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या 6,000 करोड़ रुपए की स्पेंडिंग अलोकेट सरकार द्वारा की गई है। दूसरा, जब हम इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोसिस्टम मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की जब हम बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर आप इन डेटा को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास है सोलर
ग्रिड मिशन, हाइड्रोजन मिशन, यहाँ पर हम लगभग 8,500 करोड़ और 600 करोड़ रुपए का अलोकेशन हमने किया है। दिस इज हाउ वी हैव टू फिनिश द बजट। दूसरी बात आती है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या आपको याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दैट्स हाउ वी एंड द सेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि इसको ज़्यादा रिलेवेंट और ज़्यादा आपके लिए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकली हमें ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहिए, उस पर हमने डिस्कस किया है। अगर आपको प्रोग्राम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू बूस्ट आवर एनर्जी, कि हम ऐसे एफर्ट्स जारी रख सकें। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई बात पूछना चाहें तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे टू यू ऑल।